हेलो एवरीवन, एम ग्लोबल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट को समझेंगे। इसके जितने भी कंसेप्ट हैं इसके बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद इसके प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले इसका जो क्या कंसेप्ट है इसके बारे में देखिए कि द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण का परिचय मतलब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर वेरिएबल की अधिकतम घात 2 होती हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बेसिकली हम लोग देखिए क्या है ना कि द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हैं दूसरा चैप्टर में। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। और अगर इसी में अगर 0 लगा देते हैं तो बराबर का इक्वल का साइन आने से ये समीकरण बन जाता है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। जिस तरह से द्विघात समीकरण के कितने मतलब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते थे, उसी प्रकार इसके भी क्या होंगे, 2 मूल्य होंगे। द्विघात बहुपद में शून्यक है ना, लेकिन यही द्विघात समीकरण में ये क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। समीकरण ही मूल कहलाता है। तो देखिए, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब है कि अगर यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर एक का मान 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है ना कि पूरा a पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो bx प्लस c बराबर 0 बचेगा। और यहाँ x का जो मैक्सिमम घात है 1 है, और एक घात वाला क्या कहलाता है, रैखिक। तो रैखिक कहलाता है। तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। जहाँ क्या है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। चलिए, क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल ऐसे वास्तविक संख्या जो अल्फा को समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का मूल्य या शून्यक कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग द्विघात बहुपद का जो रूप होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। और इसमें अगर 0 लगा देंगे, बराबर इक्वल का साइन लगा देंगे, तो फिर क्या होगा, समीकरण हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद हम लोग पढ़े हैं। तो द्विघात बहुपद में क्या है ना कि द्विघात बहुपद के जितना घात होगा, कोई भी बहुपद है जितना घात होगा उसके उतने शून्यक होते हैं। और वही शून्यक को समीकरण में रूट्स बोला जाता है ना, रूट बोला जाता है। तो द्विघात समीकरण है तो इसका घात कितना है, तो घात है 2। डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका जो शून्यक होगा सो 2 होता है। 2 शून्यक होता है, अल्फ़ा और एक मान लेते हैं बीटा शून्यक है। तो यही शून्यक क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या कहलाता है, रूट पे कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट। शून्यक क्या होता है, तो शून्यक होता है x का वह मान जो द्विघात बहुपद को शून्य कर दे। मतलब कि ये अल्फ़ा को बैठाएंगे इसमें तो ये पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही होता है यहाँ रूट्स। समीकरण में क्या होता है, रूट मूल होता है। मतलब कि x का वह मान जो समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, वही क्या कहलाता है,
मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल। तो किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। मतलब जितना घात होगा, तो घात मतलब डिग्री, है ना। तो डिग्री, जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा? मूल की संख्या होगा, मूलों की संख्या होगा, मूलों की संख्या। तो मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या, ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या होगा? अधिकतम 2 मूल होंगे। तो पहला मूल हो गया अल्फा और दूसरा मूल क्या हो गए? बीटा। तो देखिए, इन्हें सामान्यतः क्या अल्फा और बीटा से दर्शाया जाता है। जो 2 मूल्य हो गए, है ना, तो मूल्य क्या हो जाएंगे? अल्फा और दूसरा क्या हो जाएंगे? बीटा। चलिए, अब क्या है ना कि कोई भी समीकरण का हल होता है ना। रैखिक समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, मतलब यहाँ अल्फा और बीटा का मान निकाला जाएगा, मतलब हल, है ना। तो कोई भी समीकरण का हल क्या होता है? तो एक्स का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे? संतुष्ट करे। तो इसमें एक्स का 2 मान निकलेगा और वो दोनों क्या हो गए? मूल्य कहलाते हैं। तो 2 मान हो गए, मान लो अल्फा और बीटा, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हल। अब द्विघात समीकरण का हल निकालने का, हल ज्ञात करने का ना, तो जो द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की 3 विधि है। कितने विधि? 3 विधियाँ। 3 विधियाँ हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गुणन खंडन विधि। ठीक है, गुणन खंडन विधि। गुणन खंडन विधि। गुणन खंडन विधि हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया क्या? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा हो गया द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र विधि। यही 3 विधि से समीकरण का हल निकाला जाता है। ये 3, अब ये 3 में से हम लोग को इस सिलेबस के अनुसार 2026-27 के अनुसार हम लोग को ये दोनों पढ़ना है, गुणनखंड विधि और द्विघात समीकरण, है सूत्र विधि। द्विघात सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि नहीं, लेकिन इसको भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, इसको गुणनखंडन विधि क्या होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, है ना। इस विधि में मध्य पद bx को 2 ऐसे भाग में तोड़ा जाता है जिसका योग b हो और गुणनफल a गुणे c हो। इसका मतलब देखिए एग्जांपल्स हैं कि x² -3x और -10 है। ठीक है, मतलब x का गुणांक कितना है? 1 है और c कितना है? तो -10 है। अब इसको गुणा करने पर हमको प्राप्त हो रहा है -10। ठीक है, अब इसका 2 फैक्टर ऐसा ज्ञात करेंगे कि गुणा करने पर तो -10 आना चाहिए, और लेकिन जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -3। कितना आना चाहिए? -3। तो देखो इसको तोड़ेंगे तब 5 और 1 आएगा 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, तब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम ये दोनों को जोड़ देते हैं तो +2 और -5 क्या हो जाएगा? -3 बचेगा। क्या बचेगा? -3 बचेगा। अगर देखो यहाँ अगर हम 2 के पहले अगर माइनस लगाते हैं और 5 के पहले अगर प्लस लगाते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो +3 बचेगा, लेकिन हमको लाना क्या है? -2। क्या लाना है? -2। तो ये टूट जाएगा बीच वाला टर्म कितना में?
5x प्लस 2x और माइनस 10। अब इसमें क्या करते हैं, दो दो का पेयरिंग करके इसमें कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन आ जाएगा उभयनिष्ठ, तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया x कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ x माइनस 5, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, तो x माइनस 5 बचेगा और बराबर 0। अभी दोनों को मिला देते हैं, x और 2 को मिला देंगे तो क्या होगा x प्लस 2, और ये x माइनस 5 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोनों में, इसको एक बार लिखते हैं। अभी दोनों टर्म को क्या करेंगे, अब ये दोनों टर्म को बराबर करेंगे, मतलब कि x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 5 और यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू -2। अब यही हो गया मेरा क्या मूल्य हो गए, अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर -2। तो ये दोनों मूल्य निकल गए, और ये है कौन, गुणनखंड विधि है ना, जो तोड़ना है। चलिए तो समझ गए इसको गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम लोग समझते हैं क्या, तो द्विघाती सूत्र के द्वारा कैसे बनाएंगे, है ना। तो द्विघाती सूत्र को लगाने के लिए क्या होता है ना, कि पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझ लेते हैं, विविक्तर के बारे में, है ना। तो द्विघाती सूत्र में वर्गमूल के अंदर की राशि b² माइनस 4ac को समीकरण का विविक्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विविक्तर कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी अक्षर में d द्वारा दर्शाते हैं। d बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना। तो पहले हम लोग d निकालते हैं, उसके बाद मूल्य चेक करते हैं। अगर जो मान लो द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, अगर ये नहीं टूट रहा है ना, 5 दिया 15 आ गया। अब 15 का गुणनखंड 15 आ गया, तब 15 का 2 गुणनखंड लेना है, तो एक 5 होगा और एक क्या होगा 3 होगा, इसी में ही टूट सकता है। अब इसमें टूट सकता है, तो क्या ये दोनों को घटाने पर 2 आ जा रहा है ना, ये दोनों घटाने पर 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, तो लेकिन माइनस है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस। तो इसको जोड़ने घटाने पर माइनस 2 आ जा रहा है, तो इसको टूट जा रहा है। जिसमें नहीं टूटेगा तो द्विघात सूत्र से हम लोग बनाएं क्या, यहाँ देखिए अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसको कंपेरिजन किया जाए, है ना। तो देखो x² है x², तो इसके बगल में क्या है 3, तो इसके बगल में क्या है a, तो a बराबर हो गया कितना 3, यहाँ x है यहाँ x है, ठीक है। इसके बगल में है -2 और इसके बगल में क्या है b, तब b बराबर हो गया कितना -2। अब यहाँ क्या है c प्लस c, तो यहाँ प्लस कितना 5, तो c बराबर कितना गया मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब इसी को इस पर बैठा देंगे, है ना, तो ये तुम्हारा विविक्तर निकल जाएगा। लेकिन द्विघात सूत्र होता है क्या, देखिए ये हो जाएगा मेरा द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या कि x का जो वैल्यू होगा ना, तो क्या होगा माइनस होगा b और प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। इसी को अलग अलग से लिखेंगे, तो एक बार x का मान प्लस लेंगे, बराबर माइनस लेंगे, तो माइनस हो जाएगा b और यहाँ प्लस d को हम लोग लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बटे 2a। और दूसरा जो x का वैल्यू आएगा क्या आएगा -b, और यहाँ प्लस के जगह हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस, और ये क्या जगह b² माइनस 4ac बटे 2a। ये आ गया पहला मूल और ये आ जाएगा दूसरा मूल। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र द्वारा तो इसमें सिर्फ बैठा देना है। चलिए इसमें अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अब क्या है ना मूलों की प्रकृति, अब इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि मूलों की प्रकृति d का मान ही तय करता है कि समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा। देखिए तो क्या होगा ना कि अगर d का मान मेरा आ रहा है, 3 कंडीशन में आता है
कि डी का मान बड़ा और बराबर किससे, जीरो के, है ना। तो इस केस में क्या होता है ना कि मूल्य होता है वास्तविक। क्या होता है, मूल्य वास्तविक होता है, वास्तविक, है ना। मूल्य वास्तविक होगा, भिन्न और बराबर भी होगा। अगर डी, है ना, डी आ गया जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो कोई मूल्य वास्तविक नहीं है ना, कोई मूल्य वास्तविक नहीं है, कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब डी जब पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस में वैल्यू आएगा, है ना। मतलब कि डी बराबर आ गया 5, है ना। और अगर डी बराबर आ गया 0, डी बराबर 0 आ गया, और एक आता है क्या, डी बराबर आएगा नेगेटिव, मतलब डी बराबर आ गया -2, -5, कुछ भी आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया नेगेटिव, 0 से छोटा होगा तो यहाँ कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन दोनों मूल्य क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। और इसमें क्या होगा, बराबर होगा, दोनों मूल्य क्या होगा, बराबर, बराबर, बराबर इन द सेंस क्या हो गया, मतलब कि अल्फा बराबर भी 4 है तो बीटा बराबर भी क्या होगा, 4 होगा। अगर अल्फा बराबर -5 है तो बीटा बराबर क्या होगा, -5। अगर अल्फा 5 है और बीटा जो है सो है -5, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये -5 है, +5 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। हाँ देखिए, तो मूलों का जो प्रकृति है ना, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स का भाग 1 में क्या होगा, प्रथम स्थिति में यदि डी का मान 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक होगा, तो समीकरण के दोनों मूल भिन्न और वास्तविक होते, दोनों मूल भिन्न और वास्तविक होते हैं, है ना। तो मतलब अल्फा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस डी बटे 2a। ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, मेरा बीटा बराबर हो जाएगा -b और -d और डी का मान क्या होता है, b² -4ac बटे 2a। तो ये मेरा अल्फ़ा का मान और ये बीटा का मान हो जाएगा कब, जब पहला कंडीशन होगा कि जब 0 से बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए दूसरा स्थिति यदि d बराबर 0 शून्य हो जाता है तो दोनों समीकरण के मूल्य जो हैं सो क्या होते हैं, बराबर, लेकिन वास्तविक भी होते हैं। तो कैसे, तो देखो जो फॉर्मूला होता है क्या, b प्लस d बटे 2 ये होता है, बटे 2 ये होता है ना। और -b और -d बटे 2 ये होता है हमारा द्विघात समीकरण, अल्फा और बीटा एक्स का मान। अब देखिए अल्फा बराबर हो गया मेरा क्या, कि -b अब प्लस डी बटे 2 इस केस में क्या है कि डी का मान 0 है, तो क्या हो जाएगा -b बटा 2a। और बीटा क्या होगा, तो सेम होगा कि -b और -√d बटे 2a। अब यहाँ क्या है, डी का मान 0 है तो क्या आ जाएगा -b बटा 2a। दोनों मूल क्या हो गए, समान हो जाएंगे, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान। दोनों मूल समान हो जाएंगे। अब तीसरा जो कंडीशन आता है क्या, तीसरा स्थिति में क्या आता है, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक, मतलब डी का मान रहेगा तो क्या होगा, 0 से भी छोटा, मतलब डी बराबर आ जाएगा -2 या डी बराबर आ जाएगा -5। तो ये ऋणात्मक मान है। ऋणात्मक मान जब होता है तो क्या होता है कि कोई भी मूल्य वास्तविक नहीं होता है। इस स्थिति में मूल्य क्या होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, जिन्हें कक्षा 10 पर हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में अगर डी नेगेटिव आ जाए, है ना, तो लिखना है कि वास्तविक मूल्य संभव नहीं है, वास्तविक मूल्य संभव
नहीं है या कोई भी मूल्य वास्तविक नहीं है। चलिए इसमें जो कंसेप्ट है सो क्या हो गया, समाप्त हो गया है ना। अब इस पर जो सवाल है कुछ कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट कंसेप्ट क्या है कि गुणांक और मूल्य है ना में संबंध, मूल्य और गुणांक में संबंध। जैसे हम लोग बहुपद में पढ़ते थे क्या, गुणांक तथा शून्यकों में संबंध है ना, कि अल्फा प्लस बीटा मतलब दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल क्या होता था, -b/a। उसी प्रकार यहाँ मूल्यों का अल्फा प्लस बीटा मूल्यों का योगफल बराबर भी होगा क्या, -b/a। और मूल्यों का गुणनफल तो वहाँ क्या होता था, शून्यकों का गुणनफल c/a। तो यहाँ भी सेम क्या होगा, मूल्यों का गुणनफल c/a। तो याद रखना है। चलिए एक बार क्या करते हैं ना, रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े, ठीक है। सबसे पहले कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ a क्या है, x² का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है, और b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। क्या है, ये है अचर पद, और b है क्या, तो x का गुणांक है, x का गुणांक मतलब x के साथ जो गुणा है, और एक क्या है, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। अब ये द्विघात बहुपद से मिलके बना है ना। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कितना होते हैं, 2। तो इसका जो मूल्य होंगे सो कितना होंगे, मूल्यों की संख्या होगा कितना, तो 2 होगा। और वो क्या हो गए, अल्फ़ा और बीटा मतलब x का वैल्यू 2 आएंगे, ठीक है। अब मूल्य का जो होता है, मूल्य की प्रकृति है ना, मूल्य की प्रकृति, मूल्यों की जो प्रकृति होता है ना, वो डिपेंड किस पर पड़ता है, d बराबर है ना, d बराबर b² - 4ac पर डिपेंड करता है। अगर d बराबर 0 आ गया तो क्या होगा, वास्तविक तथा समान होगा। क्या होगा, समान मूल्य, वास्तविक तथा समान मूल्य होगा। अगर d आ गया 0 से बड़ा है ना, तो ये वास्तविक होगा लेकिन भिन्न मूल्य होगा। क्या होगा, भिन्न होगा, मूल्य क्या होगा, अलग होगा। और एक तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर है ना, तीसरा कंडीशन क्या आ गया, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, और तीसरा कंडीशन क्या आ गया कि अगर d का मान नेगेटिव आ गया, 0 से भी छोटा आ गया है ना, तो क्या, कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना है। और इसमें से एक सूत्र याद रखना है, क्या, द्विघात सूत्र याद रखना है। क्या है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र है क्या, द्विघात सूत्र क्या है कि x बराबर होता है क्या, -b ±√d/2a। तो वही क्या होता है, x का 2 माना जाता है, x एक बार प्लस लेंगे, x बोलो, या फिर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, पहला कि -b +√d/2a। दूसरा क्या होगा, बीटा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -b √d/2a। और d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। इतना चीज़ याद होना चाहिए। अब क्या है ना कि प्रश्नावली
4.1 का जितने भी सवाल हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे पहले, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है क्या, प्रश्नावली 4.1 का। 4.1 का जो पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। जहाँ क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा तो क्या द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो पहला हम लोग चेक करते हैं पहले, ठीक है। तो पहला ही चेक करते हैं। तो पहला क्या है ना कि ये x प्लस है ना, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3 है, x-3। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3 नहीं होगा 6 होगा, 2 × 6 2 × 3 6 होगा, ठीक है। 2 × 3 कितना होगा, तो 6 होगा। यहाँ माइनस क्या होगा, 6 होगा। अब ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर सबको इधर बराबर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 है ना। तो देखिए ये क्या है, क्योंकि है ना चूँकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ क्या है ना, बी 0 है सी 0 नहीं, तो बी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। ए 0 होगा तो एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं होगा। चलिए जो दूसरा सवाल है ना, दूसरा सवाल क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा सवाल है क्या, एक्स स्क्वायर, एक बार सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या है, -2x-3, -2x-3 -2 और x-3 है। अब इसका सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -2x और प्लस 6 हो जाएगा। और -2x देखो सेम साइन बराबर के, अगर दोनों साइड सेम साइन और सेम चीज़ रहेगा तो उसको काटेगा है ना, क्योंकि बराबर के इधर लगेंगे क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, 0 हो जाता है। ये हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब 6 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -6 बराबर 0। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। जहाँ क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 है ना, के रूप में है, के रूप में है। इसलिए क्या, द्विघात समीकरण है, द्विघात
समीकरण है। चलिए तीसरा और चौथा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। इसी तरह से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगर आएगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ये आप लोग के लिए रहा होमवर्क। चलिए अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। देखिए ए भी सेम है ना, ए भी सेम है, उसी तरह से गुना करना, चेक करना है। तो इसका अगर हम लोग बनाना चलें तो देखो क्या होगा, पहला का 2x - 1, 2x - 1 है। चलिए 2x - 1 और x - 3 बराबर क्या है, x + 5 और x - 1 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना होगा ये पूरे के साथ, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2x² होगा और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 दूना 6x, 3 दूना 6x। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, तो -x और +3 हो जाएगा। अब यहाँ भी उसी तरह x से गुना करेंगे पूरा में तो क्या हो जाएगा, x² - x और ये हमारा आ जाएगा कितना, 5 से गुना करेंगे तो +5x और -5। ठीक है। अब देख सकते हैं कि x² और x², लेकिन ये अलग अलग है, सेम साइन तो है लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ क्या जाएगा, सबको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x² - x² और ये हो जाएगा कितना, 6 और 1 7, है ना, -7x +3 और ये हो जाएगा मेरा कितना, तो +4, तो इधर आएगा तो क्या आएगा, -4x और ये +5 बराबर 0। ठीक है। तो 2x² में एक x² जाएगा तो क्या बचेगा, x² और -4x और -7x कितना हो जाएगा, 11x, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। ये है किसके फॉर्म में है, ये चूँकि क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। अब ये भी सेम कंडीशन का है, द्विघात ही जांच करना है, द्विघात ही जांच करना है कि है कि नहीं है। बस खाली तोड़ देना इसको, जैसे कि x+1 नहीं x+2 है, x+2 का होल क्यूब बराबर 2x और x² - 1। ठीक है। तो a + b के होल क्यूब पर तोड़ देंगे तो क्या होता है, a क्यूब, तो मतलब x³ या प्लस b³ तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस क्या होता है 3a² है ना। तो 3a तो 3a होगा तुम्हारा x है ना, x² a² b और b हो गया तुम्हारा 2, तो मतलब 3 दूना 6, 3 दूना 6x² प्लस क्या आ जाएगा 3ab² है ना। तो b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12x। अब ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा सॉरी 2 होगा, कितना होगा 2x³ - 2x। ठीक है। तो x³ इधर आएगा तो क्या बचेगा, तो x³ - 2x³ बचेगा यहाँ कितना, +8 और +6 x² +12x। अब माइनस प्लस होगा 2x बराबर 0, तो आ जाएगा कितना, -x³ और +18x नहीं 6 होगा,
हो जाएगा 6x² और 12x और 2 14x प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए ये क्या a² प्लस ax² प्लस bx प्लस c=0 के रूप में नहीं है, क्यूब है, तो ये क्या द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए अब क्या है ना कि ये है लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज पढ़कर इसमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना। पहले निरूपित करेंगे और x और मतलब लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका जो हल करते हैं हम लोग, हल सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या होगा ना कि मान लेते पहले हम लोग मानेंगे इसमें ना एक ही चीज़ x का मानना है, ठीक है। लेकिन हमको मानना क्या, ये ट्रिक याद रखना है कि जो सबसे छोटा है उसी को x मानना है, उसी को x मानना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने हैं, कितने हैं 2 गुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब कि चौड़ाई जो है सो क्या लंबाई से छोटा ही होता है ना। लेकिन यहाँ जो लंबाई बता रहा है सो क्या है, चौड़ाई का 2 गुने से एक अधिक है, 2 गुने से एक अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, माना कि आयताकार भूखंड है ना, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई का कि चौड़ाई छोटा होता है ना। भूखंड की चौड़ाई कितना है x मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा मेरा 2x, मतलब 2 गुने है चौड़ाई से और प्लस 1, 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा, 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल दिया है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है, तो क्षेत्रफल दिया है 528 और लंबाई दिया है मेरा 2x प्लस 1 गुने चौड़ाई दिया है कितना, तो x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई करेंगे 528 बराबर हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 2x² प्लस x, ठीक है। अब ये सब को क्या आते हैं बराबर के इधर ले जाते हैं, तो सबका हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस x, अभी बराबर के इधर जाएगा 528, तो क्या जाएगा माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हमको निकालना है x का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे 528 को, है ना। तो 528 गुने 2 करेंगे, क्या कि x का गुणांक कितना है 2, इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1064, 28×2 56 नहीं होता है, हाँ 1056 आएगा। अब इसका हम लोग तोड़ेंगे तो कितना कितना टूटेगा, एक 33 और दूसरा आएगा 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1056 आएगा, और इसको जब जोड़े घटाएंगे तो कितना आएगा x आएगा, ठीक है। तो देखो 2x² यहाँ लिख सकते हैं प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि 2 में कॉमन लेंगे,
यहाँ ये दोनों क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो x कॉमन आएगा, बचेगा क्या 2x प्लस 33 बचेगा। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा कितना मेरा, तो 2x बचना चाहिए 16 32 में, तो यहाँ 16 होगा, 16 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ प्लस बचेगा कितना 33, कितना बचेगा 33 बराबर 0। ठीक है, अब इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो x माइनस 16 और होगा क्या, तो 2x प्लस 33 बराबर 0 है ना। तो यहाँ हम लोग दोनों टर्म को क्या करेंगे, बराबर करेंगे 0 के, तो x माइनस 16 बराबर 0 और दूसरा होगा 2x प्लस 33 बराबर 0। अब यहाँ क्या होगा कि x बराबर होगा 16 और यहाँ होगा 2x बराबर माइनस 33, और हमारा जो फाइनली x बराबर आएगा क्या आएगा, x बराबर आएगा, तो हम लोग पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमारा जो x बराबर आएगा क्या आएगा माइनस 33/2, और एगो आया x बराबर कितना 16। तो देखिए जो आयत का लंबाई चौड़ाई है ना, तो कभी भी जो लंबाई चौड़ाई होता है, लेंथ होता है, सो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है ना, क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होता है नहीं, इसलिए क्या जगह जो x का मान होगा कितना 16 होगा, धनात्मक ला लेंगे, तो इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो गया, भूखंड की चौड़ाई माने थे क्या हम लोग x, तो कितना गया 16 मीटर। ठीक है, और लंबाई क्या होगा, तो लंबाई है ना, तो लंबाई बराबर क्या था कि 2x प्लस 1 था, है ना, तो 2 गुने कितना का 16 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32 और 1 33 मीटर आएगा आंसर। ये हमारा लंबाई आ गया और ये हमारा चौड़ाई आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, है ना। तो दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पूर्णांक निकालना है, लेकिन यहाँ क्या बोला धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मीन्स मतलब कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्रमागत होता है, तो एक चीज़ समझना है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर x पहला है x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, ये क्या क्रमागत है ना। फिर तीसरा क्या हो गया, तीसरा होगा x प्लस 2, चौथा क्या होगा तो x प्लस 3, तो ये हमारा क्या गया क्रमागत लगातार, है ना। तो हम लोग पहले मानेंगे, है ना, तो हल जो करेंगे हम लोग पहले क्या मानेंगे, तो माना कि दो लगातार या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल दिया है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो x गुने क्या x प्लस 1 का गुणनफल दिया है 306। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। ठीक है, 306 होगा।
306 होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग पेज को डिवाइड कर लेते हैं। चलो 306 आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, क्योंकि देखो ये 306 है जो बराबर के इधर आएगा, बायां साइड आएगा, तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया 0। अब इस तरह से आ गया। अब इसको क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 306 का ऐसा दो फैक्टर निकालना है, ऐसा दो फैक्टर निकालना है, ताकि हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होना चाहिए कितना, तो +1, मतलब +1 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, गुना करने पर -306 आना चाहिए, 306 आना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग कि एक आगे पीछे का ही मल्टीपल लेना है ना, कि 600 है ना, तो 300 के आसपास में है, और 300 के आसपास में है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इसको लिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए इस तरह से जब होगा ना, तब 306 को तोड़ने के लिए देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, 306, तो पहले हम लोग कितना से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे कितना होगा 153। ठीक है, तब फिर दूसरे लगेगा क्या, तो दूसरे नहीं लगेगा, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, तो मतलब 3 से लगेगा। कितना से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3 51 आया। फिर 3 से लगाएंगे क्या होगा, तो 17 × 3 = 51, मतलब 17 है ना। अब इस तरह से हमारा क्या बन गया कि गुणनखंड, इसको अब गुना करके 2 फैक्टर ज्ञात करना है ना, तो 3 दूना 6 और 6 × 18, तो मतलब क्या मिल गया हमको 18 और गुने 17, है ना। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 306 के बराबर मिलेगा। और जोड़े घटे तो 18 में से 17 घटाएंगे तो क्या 1 भी मिलेगा, जो मेरा क्या है x लाना है। ठीक है, तो हम अगर नहीं पता कर पाते हैं तो इस तरह से आवाज़ गुणन करके जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा, 2 जोड़ा बनाना है, 2 फैक्टर बनाना है। तो इसको किसी भी गुना करके 2 फैक्टर बनाना है, जो हमको चाहिए बीच वाला टर्म। तो बीच वाला टर्म क्या है, x प्लस है, क्या है x प्लस है, तो x प्लस हमको लाना है, तो मतलब 1 लाना है ना। तो 18 में 17 जाएगा तो 1 बचेगा ही बचेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, है ना, तो हमारा क्या फैक्टर मिल गया 17 और 18, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, तो x² प्लस हो जाएगा 18x माइनस हो जाएगा क्या 17x माइनस 306 बराबर 0। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा x + 18, x + 18, और यहाँ कॉमन क्या आएगा, तो 17 कॉमन आएगा, 17 माइनस 17 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x + 18 बचेगा, x + 18। देखिए क्या ऐसे ले लिए 17 कॉमन यहाँ, तो देखो ब्रैकेट में जो यहाँ बचा ना वही ब्रैकेट में यहाँ भी बचेगा x + 18, तो यहाँ 17 से निकालना पड़ेगा, -17 निकालेंगे तो x बचेगा। ठीक है, अब इसको मिला कर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x - 17 और क्या हो जाएगा x + 18 बराबर 0, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x - 17 बराबर 0 और x + 18 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा सो मेरा कितना आएगा 17, और यहाँ जो आएगा x का वैल्यू आएगा -18। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूर्णांक है सो धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ x का वैल्यू धनात्मक ही लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, चूँकि है ना, चूँकि धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना,
इसलिए x का मान क्या आएगा हमारा 17 आएगा। तो पहला पूर्णांक 17 हो गया। तो दूसरा क्या होगा x+1, दूसरा क्या होगा x+1, तो मतलब 17 + 1 कितना गया 18। तो हमारा आंसर क्या आ गया 17 और 18। चलो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मतलब स्थिति में समीकरण बनाना है और निरूपित करना है। बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा। अरे तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इस कंडीशन में देखो उम्र वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, अब रोहन है और उसकी माँ है ना, तो ऑब्वियसली कि माँ ही बड़ा होगा। अरे तो माँ बड़ा होगा तो हम लोग मानेंगे किसका x, तो रोहन है ना, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हुआ? पश्चात मतलब होता है बाद में, है ना, कि अभी अगर वर्तमान आयु मेरा कितना है, मान ले कि 20 साल है ना, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 23 साल। अगर मान के चलो किसी का उम्र है 40 साल, अब 3 साल बाद कितना होगा 43 साल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 43 साल हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, सिर्फ रोहन का। तो हम लोग यहाँ हल करते हैं पहले। तो हल में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो माना क्या, माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर कितना, तो x वर्ष। ठीक है, x वर्ष है। तो उनकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, तो उनकी माँ की 26 वर्ष बड़ा है ना, तो उनकी माँ की आयु, तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो x+26 वर्ष हो जाएगा। x+26 वर्ष। ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, तक 3 साल के बाद, तो 3 साल बाद रोहन का आयु, 3 साल बाद रोहन का आयु क्या होगा, तो 3 साल है ना, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा रोहन की आयु, और रोहन की आयु बराबर क्या आ जाएगा, तो x+3 हो जाएगा। और उसकी माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x+26+3 बराबर हो जाएगा x+29, x+29 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, रोहन का आयु निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 साल बाद रोहन का आयु और ये दोनों का आयु कितना हो जाएगा 360, क्या गुणनफल, क्या हो जाएगा गुणनफल। तो गुणनफल कर दो, तो x+3 रोहन का आयु है और इसकी माँ की आयु कितना है 3 साल बाद, तो x+29। अभी दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल है 360।
ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, x से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स होगा, है ना। 29 एक्स और प्लस 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 एक्स और 29 दिया कितना का 9 के 7 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, 87 बराबर 360। ठीक है। तो यहाँ 29 एक्स और 3 एक्स कितना का 32 एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 32 एक्स और माइनस हो जाएगा 360 प्लस 87 बराबर 0। आगे 360 क्या का बराबर के बाईं तरफ आएगा, तो 360 में 87 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, यहाँ माइनस में बचेगा कितना, तो 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ 5 मतलब 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा और 2 मतलब 273। माइनस बच गया 273 बराबर 0। देखिए अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। 273 को ऐसा तोड़ना है ना। 273 को ऐसा तोड़ना है कि +32 बचना चाहिए। तो हमारा जो 273 है इसको अगर आवाज़ गुणनखंड करते हैं तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा और ये 3 से लगेगा तो कितना बार में आएगा, तो 91 9 27 और 3 एकम 3, 91 बार में। और फिर लगाएंगे यहाँ कितना 7 बार में तो 13 बार में। ठीक है। अभी 3 दोनों से फैक्टर निकालना है, 2 फैक्टर है ना। 3 और 7 गुने 13 से 2 फैक्टर बनाना है। तो देखो 13 39 हो जाएगा, 39 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है। तो 39 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 32, है ना। तो इसको प्लस लेना पड़ेगा माइनस, तो देखो गुना करने पर भी आएगा -273। ठीक है। तो इसको तोड़ देंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स और -7 एक्स -273 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा एक्स प्लस 39 बचेगा। अरे माइनस यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 39 बराबर 0, है ना। तो एक्स -7 बराबर 0 और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 39 बराबर 0। तो यहाँ जो x का वैल्यू आएगा तो 7 प्लस आया और यहाँ x का वैल्यू आएगा -39। अब यहाँ ध्यान देना है कि आयु जो होता है ना, वर्तमान आयु सो ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है। चूँकि है ना किसी व्यक्ति का आयु धनात्मक होता है ना। इसलिए क्या जगह रोहन का आयु बराबर कितना जगह 7 वर्ष हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। लास्ट सवाल होगा शायद, दूसरा का चौथा है, लास्ट सवाल ही होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, ब्लू कलर लेते हैं। इसका हल में बोला जा रहा है क्या, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है।
तो अगर देखो दूरी कहाँ तक जा रहा है, ये दूरी जा रहा है ए से बी तक ए से बी तक। क्या है ना कि ये है टोटल दूरी 480 किलोमीटर की, 480 किलोमीटर की। अगर मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर घंटा से चलेगा, है ना, तब ये कितना समय लगेगा, तो t घंटा लगेगा। क्या माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। देखिए तो पर घंटा हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है ना कि यहाँ 3 घंटा अधिक लग रहा है उसको, तो दूरी बराबर होता है क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, और समय बराबर होता है क्या, तो दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी बटे चाल से हम लोग समय का डिफरेंस कर देते हैं, 3 है, 3 घंटा अधिक लगता है। अगर वो जनरल है ना एक्स के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो ये तो याद रखना है क्या कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसी पर हम लोग बैठाएंगे क्या कि समय है ना, हाँ, समय निकालते हैं तो दूरी कितना हो गया 480 बट्टे एक्स चाल हो गया। अब इस चाल से जाएगा तब अगर कम हो जाएगा चाल तो क्या होगा, उसको अधिक लगेगा, है ना, तो क्या होगा, अधिक लगेगा। तो ये दोनों का जो अंतर है ना, तो चाल अगर कम हो गया तो कितना समय लगेगा उसी को तैयारी करने में। चाल अगर x-8 हो गया है ना, तो वही आ गया क्या, 3 घंटा अधिक लेता है, 3 घंटा अधिक लेता है। तो इसका मतलब ये समय ज़्यादा है, इसमें समय ज़्यादा ले रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 480 माइनस न 480 x-8, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस में होगा, ये प्लस में हो जाएगा 480 x बट्टे हो जाएगा क्या, x-8 बराबर 3। इसको कैलकुलेट करते हैं तो -480x और माइनस माइनस प्लस 8 से गुना करेंगे तो 0, और 8 8 64 के 4, और 8 चौके 32, 32 6 38, 3840 हो जाएगा, और प्लस होगा 480x बराबर 3 बटे यह हो जाएगा x² -8x। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस से कट गया, ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 3 के साथ, तो हो जाएगा कितना 3840 बराबर हो जाएगा, 3 से गुना जाएगा तो 3x² -24x। अब ये हो गया कितना था, 3x² -24x 3840 बराबर 0। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे